जब पूरा मार्केट रेड सिग्नल्स और वॉलेटिलिटी से डर रहा होता है, तब कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो साइलेंटली अपना किंगडम बिल्ड कर रही होती हैं। हमने देखा है बजाज फाइनेंस का डोमिनेंस, हमने देखा है बैंक्स का स्लो डाउन, लेकिन यहां अब दूसरी कंपनी की बात हो रहा है, टाटा कैपिटल। आज हम किसी ऐसी वैसी कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस जाइंट की जिसने टाटा मोटर्स फाइनेंस को अपने अंदर समाया और अब पूरे एनबीएफसी सेक्टर का हुलिया बदलने निकल चुका है। टाटा कैपिटल Q4 FY26 रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। अग्रेसिव ग्रोथ, डिजिटल डोमिनेंस और वो टाटा का लेगेसी ट्रस्ट, क्या ये कॉम्बिनेशन इसे इंडिया का नंबर 1 फाइनेंशियल पावर हाउस बनाएगा? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी 247। मैं हूं आपका होस्ट और यहां हम बात करते हैं पैसों की, स्टॉक्स की और उन कंपनीज की जो आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन बना सकती हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो भाई देर किस बात की, वो जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है ना, उसे बिल्कुल वैसे ही क्लिक कीजिए जैसे आप बाय बटन पर क्लिक करते हैं जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है। और हाँ, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी मल्टी बैगर अपडेट मिस ना हो। टाटा कैपिटल सिर्फ एक एनबीएफसी नहीं है, ये टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल बैकबोन है। इनका डीएनए अपर लेयर एनबीएफसी का है, जिसका मतलब है कि आरबीआई इन्हें बैंक लाइक स्ट्रिक्टनेस से रेगुलेट करता है। जब मार्केट में लिक्विडिटी का क्राइसिस होता है तो बैंक सिर्फ उन्हें पैसा देते हैं जिन पर उन्हें 100% भरोसा हो। टाटा कैपिटल को उनकी एएए रेटिंग की वजह से इंडस्ट्री में सबसे सस्ता कैपिटल मिलता है। इनकी कैपिटल बेस इतनी मजबूत है कि ये बड़े से बड़े इकोनॉमिक शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पिछले साल टाटा मोटर्स फाइनेंस का मर्जर इनके डीएनए में एक ग्रोथ हार्मोन की तरह काम कर रहा है। इस एक मर्जर से टाटा कैपिटल रातों रात इंडिया के कैप्टिव व्हीकल फाइनेंसिंग मार्केट का राजा बन गया। अब हर टाटा कमर्शियल व्हीकल और कार की फाइनेंसिंग इनके इकोसिस्टम के अंदर ही रहती है। इनके पास अब लाखों नए कस्टमर्स हैं जिन्हें यह पर्सनल लोन्स, होम लोन्स और वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ये सिर्फ कहने के लिए एआई यूज नहीं कर रहे, इनका क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम जो फैसला करता है किसे लोन देना है, अब मशीन लर्निंग पर चलता है। इसका रिजल्ट क्या होगा? लोअर एनपीएस होंगे। इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो लगातार गिर रहा है क्योंकि ऑनबोर्डिंग से लेकर कलेक्शंस तक सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है। टाटा कैपिटल सिर्फ एक इंजन पर नहीं चलता, कंज्यूमर लोन्स और वेल्थ मैनेजमेंट, एमएसएमई लोन्स और सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। इनकी सब्सिडरी टीसीएचएफएल, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग में मैसिव ग्रो कर रही है। दोस्तों, जब एक कंपनी के पास 150 साल का भरोसा हो और वो एक फिनटेक की स्पीड से इनोवेट करे तो रिजल्ट्स स्पीड से इंक्रीज होंगे। टाटा कैपिटल अब उस स्टेज पर है जहां इनका स्केल इन्हें एफिशिएंसी दे रहा है और इनका टेक्नोलॉजी इन्हें स्पीड। जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट का फिगर नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी देखी जाती है। टाटा कैपिटल ने इस क्वार्टर में 1502 करोड़ का कंसोलिडेटेड पैट पोस्ट किया है। अगर हम पिछले साल के बेस से कंपेयर करें तो ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो अब 36.1% पर आ गया है। इसका सीधा मतलब है कंपनी कम खर्चे में ज्यादा पैसा बना रही है। एफिशिएंसी ही प्रॉफिटेबिलिटी का असली इंजन है। स्केलेबिलिटी का मतलब है क्या कंपनी अपने प्रॉफिट को बिना क्वालिटी खराब किए मल्टीप्लाई कर सकती है? टाटा कैपिटल का जवाब है यस। इनका टोटल एयूएम अब 2,77,275 करोड़ टच कर चुका है। ये पिछले साल के लेवल से 28% की ग्रोथ है, एक्सक्लूडिंग द मोटर फाइनेंस इंपैक्ट। इतनी बड़ी बुक को 25% प्लस रेट से ग्रो करना स्केलेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रूफ है। टाटा मोटर्स फाइनेंस के मर्जर के बाद इनका कैप्टिव ऑडियंस बेस रातों रात बढ़ गया है। अब हर टाटा कमर्शियल व्हीकल बायर इनका पोटेंशियल कस्टमर है, जिससे इनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट सीएसी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गई है। ब्रांच एंड डिजिटल रीच 1477 से ज्यादा टच पॉइंट्स के साथ ये सिर्फ मेट्रोस तक लिमिटेड नहीं है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज इनकी स्केलेबिलिटी का नया फ्रंट है। स्केल तभी काम आता है जब वो क्लीन हो, बिना डिसिप्लिन के ग्रोथ सिर्फ एक बबल होती है, लेकिन टाटा कैपिटल ने यहां भी तेजी दिखाई है। GNPA ओनली 1.5%, नेट एनपीए ओनली 0.5%। एनबीएफसी स्पेस में 2.7 लाख करोड़ की बुक पर 0.5% का नेट एनपीए होना एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसका मतलब है इनका अंडरराइटिंग एल्गोरिथम काफी शार्प है। मार्केट में कई कंपनीज ग्रो करती हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल स्केलेबिलिटी हर किसी के बस की बात नहीं होती। टाटा कैपिटल ने दिखा दिया है कि वो अब उस लीग में है जहां वो अगले 3-5 साल तक 20-25% की CAGR ग्रोथ आराम से मेंटेन कर सकते हैं। जब फाउंडेशन इतनी सॉलिड हो और मोमेंटम इतना फास्ट तो उसे तेजी नहीं तो और क्या कहेंगे। इनके मार्जिन पर नजर रखिए, अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आता है तो इनका प्रॉफिट और भी तेजी से ब्लास्ट हो सकता है। पीएनएल स्टेटमेंट कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी दिखाता है। नेट इंटरेस्ट इनकम, ये वो पैसा है जो कंपनी ने लोन देकर कमाया माइनस जो उन्होंने इंटरेस्ट भरा। इनका एनआईआई 3,477 करोड़ टच कर गया है। क्यों? क्योंकि इनका फोकस हाई यील्डिंग रिटेल और एसएमई सेगमेंट्स पर बढ़ गया है। नॉन इंटरेस्ट इनकम, इनकी फीस और कमीशन इनकम में भी उछाल दिखा है। जब आप लोन देते हैं तो प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस क्रॉस सेलिंग से जो एक्स्ट्रा मलाई आती है वो सीधा प्रॉफिट में ऐड होती है। रेशियो से पता चलता है कि कंपनी अपने एसेट्स का कितना बेटर वे में यूज कर रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इनका निम 4.5% टू 5% की हेल्दी रेंज में है। एनबीएफसीज के लिए ये एक स्वीट स्पॉट होता है, ना बहुत रिस्की ना बहुत कम। आरओए 2.5% पर पहुंच गया है। सिंपल भाषा में हर 100 रुपए जो कंपनी मैनेज कर रही है उस पर 2.50 रुपए का साफ मुनाफा कमा रही है।
15% टू 16% का आरओई दिखाता है कि शेयर होल्डर्स का पैसा कितनी तेजी से कंपाउंड हो रहा है। बैलेंस शीट में प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो यानी पीसीआर पर हमेशा नजर रखें। टाटा कैपिटल का पीसीआर काफी हाई है, यानी उन्होंने बुरे वक्त के लिए पहले से ही काफी पैसा साइड में रखा हुआ है। ये एक बुलेट प्रूफ बिजनेस की निशानी है। इतनी सॉलिड बैलेंस शीट देखकर तो लगता है कि इनका सीए कोई सुपर हीरो है। अगर आपको भी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ ऐसी ही सॉलिड रखनी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और निफ्टी 247 के साथ जुड़े रहिए। अब आते हैं उस एक्स फैक्टर पर जो टाटा कैपिटल को एक बोरिंग फाइनेंशियल कंपनी से एक फिनटेक पावर हाउस में बदल रहा है, इनकी डिजिटल डोमिनेंस। दोस्तों, तेजी तब तक सस्टेन नहीं होती जब तक स्केलेबिलिटी टेक्नोलॉजी से ड्रिवन ना हो। टाटा कैपिटल ने सिर्फ डिजिटल को अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने इसे अपने कोर में एम्बेड कर लिया है। पहले लोन देने का फैसला फाइल्स और मैन्युअली चेक किए गए डॉक्यूमेंट्स पर होता था। अब टाटा कैपिटल यूज कर रहा है एडवांस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। इनका एआई सिस्टम हजारों डेटा पॉइंट्स, सिर्फ सीबिल नहीं बल्कि स्पेंडिंग पैटर्न्स, यूटिलिटी बिल्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स को सेकंड्स में एनालाइज करता है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इससे इनका टर्न अराउंड टाइम यानी टीएटी ड्रास्टिकली गिर गया है। आजकल लोन अप्रूवल मिनट्स का खेल बन चुका है। क्वालिटी कंट्रोल, एआई की वजह से हाई रिस्क प्रोफाइल्स पहले ही फिल्टर हो जाते हैं, जो हमें इनके बेहतरीन 0.5% नेट एनपीए नंबर्स में साफ दिखता है। इन्होंने जेन एआई यानी जेनरेटिव एआई को अपने ऑपरेशंस का बैकबोन बना लिया है। इनकी 90% वेलकम कॉल्स और बेसिक कस्टमर क्वेरीज अब एआई हैंडल करता है। इसका मतलब है कि इनके एम्प्लॉयज सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करते हैं। एआई एजेंट्स अब उन कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो शायद पेमेंट मिस कर दे, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, और उन्हें टाइमली नजेस देते हैं। इससे अर्ली स्टेज डेलिंक्वेंसीज 30% तक कम हुई हैं। मैनेजमेंट का विजन बिल्कुल क्लियर है, वो एक फ्रिक्शनलेस लेंडिंग मॉडल बनाना चाहते हैं। इनका 90% रिटेल कस्टमर ऑनबोर्डिंग अब डिजिटल है। पेपर वर्क खत्म, फाइल्स का ढेर खत्म। क्योंकि सिस्टम डिजिटल है, कंपनी बिना एम्प्लॉय काउंट को डबल किए अपने बिजनेस वॉल्यूम को 5x बढ़ा सकती है। ये होती है असली स्केलेबिलिटी। आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स कैसे आपको मूवीज सजेस्ट करता है, टाटा कैपिटल का एल्गोरिदम बिल्कुल वैसे ही काम करता है। इनके पास टाटा मोटर्स फाइनेंस और इनके एग्जिस्टिंग रिटेल बेस का मैसिव डेटा है। इनका एआई इंजन एनालाइज करता है कि किस कस्टमर को कब होम लोन चाहिए या कब बिजनेस एक्सपेंशन लोन। बिना मांगे सही वक्त पर सही ऑफर देना ही इनकी सेल्स का सीक्रेट सॉस है। दोस्तों, मार्केट उन कंपनीज को हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन देता है जो टेक हैवी होती हैं। जब ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले करेगा यानी सेल्स बढ़ेंगी पर खर्चा वही रहेगा, तो इनका प्रॉफिट बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागेगा। टाटा कैपिटल अब सिर्फ मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु की कंपनी नहीं रहना चाहती। इनका अगला बिग एक्शन है इंडिया के सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में गहरा उतरना। अगले 12 टू 18 मंथ्स में कंपनी 200 से ज्यादा नई फिजिकल ब्रांचेस और डिजिटल टच पॉइंट्स खोलने की तैयारी में है। टीयर 2-3 सिटीज में यील्ड्स यानी इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा मिलती है और कंपटीशन कम होता है। ये एक्सपेंशन सीधा इनके बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट को बूस्ट करेगा। मैनेजमेंट ने अनाउंस किया है कि वो ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में अपनी बुक को डबल करने वाले हैं। टाटा मोटर्स के साथ मिलकर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए स्पेशलाइज्ड फाइनेंसिंग स्कीम्स ला रहे हैं। जब घर की ही गाड़ी हो और घर का ही फाइनेंस, तो मुनाफा बाहर कैसे जाएगा? सोलर रूफटॉप्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए इनका एक्सपोजर बढ़ रहा है, जो इन्हें ग्लोबल ईएसजी इन्वेस्टर्स की नजर में एक हॉट स्टॉक बनाता है। दोस्तों, हाल ही में जो लिस्टिंग हुई है वो सिर्फ शुरुआत है। आरबीआई के रूल्स के मुताबिक अब इनकी ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्टिंग बैंक्स के बराबर है। इसका मतलब है कि अब बड़े ग्लोबल पेंशन फंड्स और सॉवरेन वेल्थ फंड्स इसमें पैसा डाल सकते हैं। मैनेजमेंट ने रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड पे आउट की भी चर्चा की है। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो शेयर होल्डर्स की जेब भी भरेगी। न्यूज आई है कि टाटा कैपिटल अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए एक मैसिव कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगले 1 साल में इनका टारगेट है 0 वेट टाइम लोन्स, मतलब जैसे ही आप ऐप पर क्लिक करेंगे, सर्वर साइड एल्गोरिदम्स इंस्टेंटली आपका क्रेडिट स्कैन करके डिसबर्समेंट कर देंगे। इनका नया एआई टूल अब डिफॉल्ट होने से पहले ही प्रेडिक्ट कर लेगा कि कौन सा अकाउंट रिस्की है, ताकि लॉसेस को जीरो किया जा सके। हाल ही में मेजर रेटिंग एजेंसीज यानी क्रिसिल, कैर ने इनकी AAA स्टेबल रेटिंग को रीअफर्म किया है। इसके साथ ही कंपनी ग्लोबल बॉन्ड मार्केट से सस्ता डॉलर डिनोमिनेटेड कर्ज उठाने की प्लानिंग कर रही है। सस्ता पैसा बाहर से लाओ प्लस महंगा लोन इंडिया में दो, यानी हायर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स यानी निम्स। मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। बजाज फाइनेंस का पीई लगभग 31.3 है, जबकि टाटा कैपिटल का 32.1 के आसपास है। अब आप कहेंगे भाई ये तो महंगा है, लेकिन तेजी का लॉजिक समझिए। प्रीमियम वही मांगता है जिसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी स्टीप हो। टाटा मोटर्स फाइनेंस के मर्जर के बाद मार्केट को लग रहा है कि टाटा कैपिटल की अर्निंग्स ग्रोथ बजाज को बीट कर सकती है। 1.44 लाख करोड़ के साथ टाटा कैपिटल अब टॉप 3 एनबीएफसीज की लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर चुका है। यहाँ आता है असली ट्विस्ट, नेट एनपीएस। जहाँ इंडस्ट्री का एवरेज 1.5% टू 2% के बीच झूल रहा है, वहाँ टाटा कैपिटल 0.5% एनपीए पर बैठा है। बजाज फाइनेंस
फाइनेंस 0.37 टू 0.45% रेंज को ये कड़ी टक्कर दे रहा है। श्रीराम फाइनेंस और बाकी पीएस से तो ये कोसों आगे निकल चुका है। इसका मतलब है कि टाटा कैपिटल ऐरा गैरा लोन नहीं बांट रहा, इनका अंडरराइटिंग प्रोसेस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। ये वो पॉइंट है जो तेजी को सुपर तेजी बनाता है। टाटा ब्रांड की वजह से इन्हें बैंक्स और डेट मार्केट से पैसा 7.1% से 7.3% के आसपास मिल जाता है। चोला और श्रीराम जैसे पीएस को वही पैसा उठाने के लिए 8% से 8.5% तक देना पड़ता है। ये 1% का डिफरेंस ही इनका सबसे बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। इनके पास AAA रेटिंग है जो इन्हें एक अनफेयर एडवांटेज देती है। बजाज फाइनेंस कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स का किंग है, लेकिन अब कंपटीशन जियो फाइनेंशियल बढ़ रहा है। श्रीराम फाइनेंस यूज ट्रक फाइनेंसिंग में बड़ा नाम है, लेकिन नीश स्पेसिफिक मार्केट है। टाटा कैपिटल ये ऑलराउंडर है, पर्सनल, एसएमई, हाउसिंग और अब मैसिव व्हीकल फाइनेंस। इनका पोर्टफोलियो किसी भी एक सेक्टर के डाउनफॉल से प्रोटेक्ट रहता है। बजाज फाइनेंस अगर विराट कोहली है तो टाटा कैपिटल अब शुभमन गिल बनकर आ गया है, यंग, अग्रेसिव और लंबी रेस का घोड़ा। बजाज ने बेंचमार्क सेट किया है, लेकिन टाटा कैपिटल अब उस बेंचमार्क को तोड़ने की तैयारी में है। जब भी पीयर कंपैरिजन करें, हमेशा आरओई पर ध्यान दें। टाटा कैपिटल का आरओई 15% प्लस है, जो दिखाता है कि ये मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के हर ₹1 पर सॉलिड रिटर्न निकाल रहा है। अगर इनका वैल्यूएशन बजाज से नीचे रहता है ग्रोथ फेज में, तो ये एक वैल्यू बाय भी साबित हो सकता है। वॉच आउट, अगले 1 साल में इनका मार्केट शेयर गेन ट्रैक कीजिए। अगर ये बजाज और श्रीराम की टेरिटरी में घुसकर उनका बिजनेस छीन रहे हैं, तो समझ लीजिए तेजी अगले लेवल पर जाने वाली है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करते हैं, जो काफ़ी लोग इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, बट बहुत ही वैल्यूएबल होता है ये। सबसे बड़ा और सॉलिड फैक्टर यहाँ है 85.41% स्टेक प्रमोटर्स का। ये स्टेक टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है। जब प्रमोटर्स के पास 85% से ज़्यादा होल्डिंग हो, तो इसका साफ मतलब है कि उन्हें अपनी कंपनी के फ्यूचर और प्रॉफिटेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। ये एक स्किन इन द गेम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्लस टाटा ग्रुप का नाम होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका स्टेक 4.88% है। ग्लोबल फंड्स हमेशा ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जहां गवर्नेंस टॉप नॉच हो और ग्रोथ स्केलेबल हो। टाटा कैपिटल दोनों बॉक्सेस टिक करता है। डीआईआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका स्टेक 3.6% है। हमारे देश के म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज भी इस ग्रोथ स्टोरी में हिस्सा ले रही हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में एफआईआईज और डीआईआईज का इंटरेस्ट बढ़ा है, जो दिखाता है कि मार्केट इसे एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर मान रहा है। पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 5.43%। व्हाई इज दिस गुड? दोस्तों, जब पब्लिक होल्डिंग कम होती है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स यानी कि प्रमोटर्स, इंस्टीट्यूशंस के पास ज्यादा माला होता है, तो स्टॉक में वॉलेटिलिटी कम रहती है और पैनिक सेलिंग का खतरा कम होता है। इसका मतलब है कि स्टॉक वीक हैंड से निकलकर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 0% प्लेज शेयर्स। प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर गिरवी यानी कि प्लेज नहीं रखा है। एनबीएफसी सेक्टर में कई बार प्रमोटर्स कर्ज लेने के लिए शेयर्स प्लेज कर देते हैं, जो रिस्की होता है, लेकिन टाटा कैपिटल का स्लेट बिल्कुल साफ है। ये इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब घर का मालिक यानी कि टाटा सन्स 85% कमरा खुद रोक कर बैठा हो, तो समझ लीजिए कि घर की नींव कितनी मजबूत है। यहाँ गेस्ट यानी कि रिटेलर्स कम हैं और फैमिली यानी कि प्रमोटर्स ज़्यादा हैं। लिस्टिंग के बाद से शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक शिफ्ट दिखा है। अगले क्वार्टर्स में ट्रैक कीजिए कि क्या म्यूचुअल फंड्स अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। अगर डीआईआई होल्डिंग 5% के ऊपर जाती है, तो समझ लीजिए कि डोमेस्टिक जायंट्स को इसमें मल्टी बैगर दिखने लगा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न सुपर बुलिश है। लो फ्लोटिंग स्टॉक, क्योंकि ज़्यादा माला प्रमोटर्स के पास है, मतलब है कि जब भी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस में तेजी बहुत फास्ट आएगी। टाटा कैपिटल के चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। चलिए इसे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं। सपोर्ट जोन, स्टॉक ने 300 से 310 के लेवल पर एक पत्थर जैसी मजबूत दीवार बनाई है। जब भी मार्केट में थोड़ी गिरावट आई, बायर्स ने इस लेवल पर टाटा के भरोसे के साथ एंट्री ली है। रेजिस्टेंस बैरियर, अपर साइड पर 345 से 350 का जोन एक थोड़ा टेंशन वाला एरिया है। स्टॉक ने बार बार इस लेवल को टेस्ट किया है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। द टारगेट, इनका 52 वीक हाई 368 के आसपास है। टेक्निकल टर्म में इसे हम ब्लू स्काई जोन कहते हैं। अगर टाटा कैपिटल 368 का लेवल वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, तो ऊपर कोई पुराना रेजिस्टेंस नहीं बचा है। इसका मतलब है कि तेजी इतनी फास्ट होगी कि पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिलेगा। 200 डे ईएमए, स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये एक हेल्दी बुलिश ट्रेंड की निशानी है। इनका शॉर्ट टर्म एवरेज 50 डे ईएमए लगातार लॉन्ग टर्म एवरेज 200 डे ईएमए के ऊपर बना हुआ है। जब तक ये स्ट्रक्चर बरकरार है, तब तक हर डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। अगर आप चार्ट पर वॉल्यूम बार्स देखेंगे, तो जब भी प्राइस ऊपर जाता है, वॉल्यूम बार्स ग्रीन और बड़े होते हैं। इसका मतलब है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस यानी कि एफआईआईज, डीआईआईज धीरे धीरे माला अक्यूमुलेट कर रहे हैं। डिलीवरी परसेंटेज 50% से ऊपर रहना यह साबित करता है कि लोग इसे सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, पोर्टफोलियो में रखने के लिए खरीद रहे हैं।
चार्ट देखकर लग रहा है कि स्टॉक ने अपनी जिम मेंबरशिप ले ली है, मसल बिल्ड हो रहा है और बस एक ब्रेकआउट का इंतजार है। जैसे ही 368 पर क्रॉस हुआ, समझ लीजिए कि बुलेट ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है। हमेशा RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पर नजर रखें। अगर RSI 60 से 70 की रेंज में सस्टेन करता है और प्राइस ब्रेकआउट देता है तो वो मूव बहुत रिलायबल होता है। अगले 2-3 सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिजल्ट्स के एक्साइटमेंट में ये 350 के ऊपर बंद होता है तो रास्ता साफ है। स्टॉप लॉस को 305 के आसपास रखें और तेजी का मजा लें। अब फाइनल वर्डिक्ट। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो शांति से बैठकर वेल्थ कंपाउंड होते हुए देखना चाहते हैं तो टाटा कैपिटल आपके वॉच लिस्ट में टॉप पर होना चाहिए। ये लंबी रेस का घोड़ा है। शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा अप डाउन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी नॉर्थ ही दिख रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा डीप डाइव टाटा कैपिटल के Q4 रिजल्ट्स पर। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट में शोर मचाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन पैसा वही बनाता है जो लॉजिक और डेटा पर ट्रस्ट करता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें, साथ ही अपनी रिसर्च जारी रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और निफ्टी 247 को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला मल्टी बैगर शायद अगले वीडियो में हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।